हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम BCOG जो आपका 171 वाला पेपर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद आंसर्स डिस्कस करेंगे। आने वाले टाइम में हम सेम इसी पेपर कोड की आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर अभी तक आपने अपने इस पेपर कोड का गेस्ट पेपर परचेज नहीं किया है या फिर आप चाहते हैं गेस्ट पेपर्स को परचेज करना, तो आप उन्हें हमारी वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वेबसाइट पे जाने के बाद आपके सामने ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। देन आप यहाँ पे अपना जो सब्जेक्ट कोड यानी कि जो आपका पेपर कोड है आप उसे सर्च करेंगे BCOG 171। ठीक है, जब आप इसको अपलोड कोड को डालेंगे तो आपके सामने ये आपका गेस्ट पेपर आ जाएगा। ओके, सो बाय पेइंग ₹49 आप इस गेस्ट पेपर को बाय कर सकते हैं। बाकी जो भी आपकी क्वायरीज हैं आप इस वाले नंबर पे हमें भेज सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। सो नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मांग की कीमत लोच से जुड़ा हुआ है। क्या कहता है क्वेश्चन कि मांग की कीमत लोच के विभिन्न निर्धारक क्या हैं। मांग की कीमत लोच के महत्व की भी आपको यहाँ पे व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये जो आपका मांग की कीमत लोच होता है इसके कौन कौन से अलग अलग आपके निर्धारक हैं, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जो इसका निर्धारण, इसको डिसाइड करती हैं। तो मांग की कीमत लोच यह बताती है कि कीमत बदलने पर मांग कितनी बदलती है। ठीक है, किसी भी चीज की कीमत बदलने पर जो उसकी मांग है वो कितनी घट रही है या कितनी बढ़ रही है, ये आपको मांग की कीमत लोच जो है बताता है। इसका आकार कई प्रकारों पर निर्भर करता है, जैसे कि वस्तु का स्वभाव। अगर हम बात करें आवश्यक वस्तुओं की तो कीमत बढ़ने पर भी उनकी मांग नहीं घटेगी, तो इसे हम कहते हैं अलोचदार मांग। वहीं जो हमारी विलासिता की वस्तुएं हो गई, जैसे कि कार हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, ये ऐसी चीजें हैं जो हमारी जरूरत की नहीं है बट हम लेते हैं, खरीदते हैं उसको। बट अगर हम देखें कि अगर इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तो नॉर्मल जो इंसान है वो उसको परचेज नहीं करेगा, है ना। तो ये ये किस में आता है, आपका लोचदार मांग में आता है। तो सबसे पहला जो आपका कारक हो गया वो क्या हो गया, वस्तु का स्वभाव, यानी कि आपकी कमोडिटी का नेचर कैसा है। उसके बाद कौन कौन से विकल्प हैं जो आपके पास उपलब्ध हैं। तो यदि वस्तु के कई विकल्प हों तो लोच ज़्यादा होती है। जैसे कि चाय की कीमत बढ़े तो लोग कॉफ़ी ले सकते हैं, ये लोचदार है, लेकिन नमक का हमें कोई विकल्प जल्दी से देखने के लिए नहीं मिलता, तो ये आपका अलोचदार में आ जाएगा। फिर आता है कि आय का अनुपात। जो वस्तुएं आय का बड़ा हिस्सा लेती हैं उनमें कीमत बदलने पर मांग अधिक बदलती है। जैसे कि कार की कीमत 5% बढ़े तो बड़ा असर पड़ेगा, है ना, क्योंकि इस पे हम अपनी आय का ज़्यादा अनुपात खर्च कर रहे हैं। वहीं माचिस की 20% बढ़ने पर भी मांग नहीं घटी, क्योंकि उस पे हम आय का बहुत ही कम हिस्सा अपना स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन तो आपके हो गए क्या, इसके पॉइंट्स, जो इसकी जो कारक हो गए ठीक है। इसका आकार कई कारकों पर निर्भर कर रहा है, जिसमें से हमने 3 कारक पढ़ लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। समय की अवधि। तो अल्प अवधि में लोग आदत के कारण खरीद को जारी रखते हैं, वहीं दीर्घ अवधि में, लंबे जब अवधि रहेगी तो वहां पे आपको लोग क्या करेंगे, विकल्पों को ढूंढ लेंगे। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं पेट्रोल की, तो अगर पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो तुरंत तो हम CNG या इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं ले लेंगे ना। तो शुरुआत में तो क्योंकि हमारी ज़रूरत भी है और हमें यूज़ करने की आदत है कि हम गाड़ी से ही हर जगह जाते हैं, तो वहाँ पे इशू ये आएगा कि हम जल्दी तो नहीं बदलेंगे, लेकिन समय के साथ हम भी आगे अपनी गाड़ी को बदल लेंगे। वस्तु के उपयोग की बात करें तो जिस वस्तु के अधिक उपयोग हो उसकी लोच अधिक होती है। जैसे कि बिजली की कीमत बढ़ने पर लोग गैर जरूरी काम कम कर देते हैं। आदतें हो गई, आदतें वाली चीज़ों में भी लोच कम होगा। सिगरेट, चाय हो गए, कितनी भी कीमत बढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पूरक वस्तुएं कितनी है, तो यदि कार और पेट्रोल जैसे पूरक हो तो एक की कीमत बढ़े तो दोनों के उपयोग पर असर पड़ता है। ठीक है, जैसे पूरक हो गया ना, कार और पेट्रोल जो है ये आपके पूरक गुड्स हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर एक की कीमत बढ़ती है तो दूसरे पर भी असर पड़ता है। मांग की कीमत लोच यानी कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहली चीज, ये प्राइस डिसीजन में हेल्प करता है, मूल्य के निर्धारण में ये सहायता करता है।
यदि मांग अलोचदार है तो कीमत बढ़ाकर भी मुनाफा बढ़ाया जा सकता है, और यदि मांग लोचदार है तो कीमत घटाने से बिक्री बढ़ सकती है। दवा की कंपनियां कीमत बढ़ा सकती हैं पर इलेक्ट्रॉनिक्स की नहीं बढ़ा सकती। वहीं सरकारी नीतियों पे तो सरकार अधिक कर उन्हीं वस्तुओं पर लगाती है जिनकी मांग क्या होती है, आपकी अलोचदार होती है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, शराब, तंबाकू, क्योंकि कीमत बढ़ने पर भी इसमें उनको टैक्स मिलता रहता है। और अगर किसी देश की निर्यात वस्तु की विदेशी मांग लोचदार है तो उसे अधिक प्रतिस्पर्धी बनाकर निर्यात बढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर आपकी जो वस्तु है, अगर किसी देश की निर्यात, आप उसको निर्यात करते हो और विदेश में जो उसकी मांग है वो लोचदार है, तो आप और ज्यादा निर्यात को बढ़ा सकते हो। मूल्य नियंत्रण हो गया, तो सरकार यह तय करती है कि कौन सी वस्तुएं महंगी नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए आवश्यक दवाओं और खाद्यान्न पर सरकार मूल्य नियंत्रण लगाती है। तो जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, आपका मांग की कीमत लोच के सारे आपके महत्व हो जाते हैं, जिसमें से आप 4-5 टॉपिक्स को लेके चल सकते हो, एग्जाम में आप लिख सकते हो। फर्में यह जानकर कि किस वस्तु की मांग लोचदार है उसी उत्पाद में निवेश बढ़ाती हैं जहां मुनाफे की संभावना अधिक होती है। और मांग की लोच से सरकार समझती है कि आय सहायता या सब्सिडी कहाँ दी जानी चाहिए। एलपीजी में सब्सिडी देती है सरकार, अनाज में देती है, ये सारी अधिकांश अलोचदार वस्तुएं ही होती हैं। तो लोच का उपयोग यह अनुमान लगाने में होता है कि कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता का खर्च कितना बदलेगा, बाजार में वस्तु की कमी या अधिकता कब हो सकती है और आर्थिक नीतियों का क्या प्रभाव होगा। तो ये हो गया कि लोच का अगर आप अनुमान लगाना चाहो, अनुमान लगाने से, ओके। देन आप एक निष्कर्ष भी दे सकते हो इस आंसर में, वो क्या कि मांग की कीमत लोच न केवल उपभोक्ता व्यवहार समझने में उपयोगी है, बल्कि ये कीमत के निर्धारण में, कराधान, उत्पादन, निवेश, हर एक चीज को प्रभावित करता है। इसके निर्धारक जैसे कि वस्तु का स्वभाव, विकल्प, समय हमें यह समझने में मदद करते हैं कि बाजार में कीमतें बदलने पर उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया कैसी होगी। तो देखो, कीमत बदलने से फर्क नहीं पड़ता ना, फर्क ये पड़ता है कि वो जो हमारी वस्तु है वो आखिर कैसी है, क्या वो वस्तु मेरी हैबिट वाली है या फिर उस पर मैं अपना कितना पैसा खर्च कर रही हूँ, उसके कितने विकल्प हैं। तो हर एक चीज जो है वो डिपेंड करती है ना कि हमारी डिमांड बढ़ेगी या घटेगी। इसके बाद आपका नेक्स्ट है कि जो पूर्ति का नियम है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, और स्टॉक और पूर्ति की जो अवधारणा होती है इसमें क्या अंतर है। तो पूर्ति का नियम क्या होता है, कीमत बढ़ने पर वस्तु की पूर्ति बढ़ती है, ओके। कीमत के बढ़ने पर वस्तु की जो पूर्ति है वो बढ़ती है और कीमत के घटने पर पूर्ति भी कम हो जाती है। अन्य सभी बातें समान रहने पर, मतलब और कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, बस यहाँ पे कौन सा फैक्टर हम ले रहे हैं, उसका कीमत वाला फैक्टर ले रहे हैं। अर्थात इसमें हमें सीधा संबंध देखने के लिए मिलता है, क्योंकि देखो जब कीमत बढ़ती है तो उत्पादकों को अधिक लाभ होता है। जैसे कि मान लो कि मैं एक उत्पादक हूँ, मतलब एक ओनर हूँ, मैं कुछ भी चीज बनाती हूँ, मेरे पास शुगर केन की फैक्ट्री है, तो अगर शुगर केन की कीमत बढ़ेगी तो मैं ज्यादा शुगर केन बनाऊंगी, शुगर केन बोले मैंने, खाली शुगर, ठीक है, शुगर केन से तो शुगर बनता है। आई एम रियली वेरी सॉरी गाइज। तो देखो, अगर मेरा जो उत्पाद है शुगर, अगर वो उसका प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, शुगर का प्राइस मेरा बढ़ जाता है, तो मैं उसकी सप्लाई थोड़ी सी ज्यादा करूंगी, क्योंकि वो मतलब मुझे बाजार में लेकर आना है। जब कीमत बढ़ेगी तो लाभ भी कम हो जाएगा, तो कम मात्रा की आपूर्ति करें। भले ही मेरे पास कितना भी स्टॉक रखा हो, बट मैं उसको आगे नहीं भेजूंगी, क्योंकि अगर मैं उसको आगे भेज दूंगी तो और ज्यादा प्राइस गिर जाएगा। उदाहरण एक यहाँ पे दिया हुआ है, देख लो, क्या कि यदि गेहूं का भाव बढ़ जाए तो किसान अधिक गेहूं बेचने की कोशिश करता है, पर अगर कीमत कम हो जाए तो वह कुछ गेहूं रोक सकता है और अन्य फसलें उगा सकता है। तो सप्लाई कर्व हमारा मोस्टली अपवर्ड स्लोपिंग ही होता है, जैसे जैसे कीमत बढ़ती है आपूर्ति की मात्रा भी बढ़ती जाती है। हमारे क्वेश्चन में दूसरी चीज पूछी थी, स्टॉक और पूर्ति में क्या अंतर होता है। तो पहले इनका अर्थ समझेंगे स्टॉक का। तो किसी उत्पादक के पास वस्तु की कुल कितनी मात्रा है, मान लो कि उसके पास 100 क्विंटल गेहूं है, वो उसका स्टॉक हो गया। वह मात्रा जो उत्पादक किसी निश्चित कीमत पर बाजार में बेचने के लिए तैयार है। तो 100 में से 50 क्विंटल बेचने के लिए तैयार हो तो वो मेरी पूर्ति हो जाती है।
परिवर्तन में क्या है कि उत्पादन, संग्रहण क्षमता आदि ये इससे बदल जाता है कि मेरे पास अगर रखने की जगह नहीं तो मैं फिर उसको सस्ते दामों पे भी बेच दूंगी ना। और कीमत और बाजार परिस्थिति से सप्लाई बदलती है, पूरी मात्रा बाजार में नहीं आती। तो किसान के पास 100 क्विंटल है गेहूं है तो ये स्टॉक हो गया, और अभी जो प्राइस चल रहा है उस पर केवल 40 क्विंटल वो बेचने को तैयार है, तो ये उसकी पूर्ति हो गई। ठीक है, तो ये वही मात्रा है जो वास्तव में बाजार में जाती है, पूरी मात्रा बाजार में नहीं आती। तो स्टॉक आपका कुल भंडार हो गया, पूर्ति आपके स्टॉक का वह हिस्सा जो आप बेचने के लिए उपलब्ध करवा रहे हो। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए एक दुकान पर जुलाई में 500 फोन रखे हैं, ये फोन 500 उसका स्टॉक है, अब वो केवल 200 बेचने के लिए तैयार है जो रेट चल रहा है उस पर, तो 200 मोबाइल उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो यानी कि स्टॉक बड़ा होता है और पूर्ति हमेशा कीमत पे निर्भर करती है। तो इन द फाइनल निष्कर्ष आप बताएंगे कि पूर्ति का नियम बताता है कि उत्पादक कीमत बढ़ने पर अधिक मात्रा बाजार में प्रदान करते हैं। वहीं स्टॉक और पूर्ति दो अलग अलग अवधारणाएं होती हैं। स्टॉक कुल उपलब्ध वस्तु है, जबकि पूर्ति वह भाग है जिसे उत्पादक एक निश्चित कीमत पर बेचने की इच्छा रखता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलिगोपोली वाला जो गाइस क्वेश्चन है ना, वो एग्जाम में आता भी है, मतलब मोस्टली हम उसको देखते हैं। तो अगर आपने अभी तक इसको नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए, एंड इफ यू हैव नॉट परचेज योर गेस्ट पेपर्स तो आप उसको परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अल्प अधिकारी ओलिगोपोली वह बाजार है जहां बहुत कम लेकिन बड़ी बड़ी फर्में होती हैं। मतलब कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट हो गया जिसमें कम है लेकिन बड़ी बड़ी सारी, जैसे मोबाइल टेलीकॉम कंपनीज हो गई, एयरलाइन कंपनियां हो गई, सीमेंट के उद्योग हो गए, जो कि कम मात्रा में है लेकिन बड़े बड़े हैं और इनका बाजार पर भी प्रभाव काफी गहरा होता है। अब क्वेश्चन है कि इसमें परस्पर निर्भरता से आपका क्या मतलब है। तो परस्पर निर्भरता का अर्थ है कि एक फर्म जो भी निर्णय लेती है, जैसे कीमत बदलना, विज्ञापन बढ़ाना, नई योजना लाना, उससे बाकी फर्मों की रणनीतियां भी बदल जाती हैं। जैसे अगर एक कंपनी कीमत घटाती है तो दूसरी को भी कीमत मजबूरी में घटानी पड़ेगी। अगर एक कंपनी नया ऑफर देती है तो बाकियों को भी अपने उपभोक्ताओं खोने से बचने के लिए ऑफर देना पड़ेगा। अगर हम देखें तो मान लो कोई ई कॉमर्स वेब, अगर मिंत्रा पे सेल चल रही है तो फिर अमेजोन वाले भी सेल ले आएंगे, सेम फ्लिपकार्ट वाले भी सेल ले आएंगे। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन्हें मार्केट को देख के काम करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह हर फर्म, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस तरह हर फर्म निरंतर यह सोचती रहती है कि प्रतिस्पर्धी क्या कर रहे हैं और उसके निर्णय से वे कैसे प्रतिक्रिया देंगे। मान लीजिए दो मोबाइल कंपनी है ए और बी। ए ने 20% डेटा बढ़ाकर वही कीमत रख दी, तो बी को डर है कि ग्राहक ए की तरफ जा सकते हैं और तो बी भी उससे मिलता जुलता कोई ऑफर देगा। तो यह दिखाता है कि एक की चाल दूसरे की चाल को कैसे बदल देती है। फिर क्वेश्चन में आगे आपसे क्या पूछा था कि अल्पाधिकारी संतुलन के लिए इससे क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो देखो, अल्पाधिकारी संतुलन यानी कि ओलिगोपोली इक्विलिब्रियम के लिए उत्पन्न समस्याएं। अल्पाधिकारी बाजार में संतुलन का मतलब है ऐसी स्थिति जहां फर्में स्थिर निर्णय ले सकें और बार बार बदलाव ना करें। संतुलन बनाना है, ठीक है, बार बार बदलाव नहीं करना, क्या करना है, संतुलन बनाना है। अगर रिचार्ज का प्राइस डिसाइड हो चुके हैं तो वो सब में सेम होने चाहिए, 2-4 रुपए का फर्क हो सकता है तो, परंतु परस्पर निर्भरता के कारण इस संतुलन को पाना कठिन हो जाता है। क्या क्या समस्याएं आती हैं संतुलन में, तो देखो, पहली जो समस्या आती है गाइज वो क्या, फर्में यह नहीं जान पाती कि कीमत बढ़ाने या घटाने से प्रतिस्पर्धी क्या करेंगे। यदि कोई कीमत घटाए तो दूसरी भी घटा दे तो फिर मुनाफा कम हो जाएगा, और कोई कीमत बढ़ाए और दूसरा ना बढ़ाए तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एयरलाइंस में किराया तय करते समय एक कंपनी के छोटे बदलाव पूरी इंडस्ट्री में किराए में बदलाव लाते हैं। प्राइस वॉर का खतरा भी इसमें हमें देखने के लिए मिलता है। तो एक फर्म अगर ज्यादा ग्राहक पाने के लिए कीमत कम करती है तो दूसरी भी ऐसा करती है, तो इसी वजह से कीमतें बहुत नीचे चली जाती है और सभी का नुकसान होता है। तो टेलीकॉम क्षेत्र में सस्ते पैक लाने के बाद सभी कंपनियों को मजबूरन अपनी कीमतें भी कम करनी पड़ी। जैसे कि जियो ने एक टाइम पे सारी चीजें फ्री कर दी थी, तो उसके बाद से रिचार्ज देखो कितने ज्यादा सस्ता हो गया। उसके पहले कितना महंगा होता था, 1 GB इंटरनेट पाने के लिए भी आपको कितना पैसा पे करना पड़ता था।
तो उत्पादन और निवेश योजना बनाना भी कठिन होता है। तो जब फर्में ये ना जान सके कि प्रतियोगी कल क्या करेंगे तो वहां पे वो निर्णय लेना उनके लिए मुश्किल होता है। साठगांठ का प्रयास रहता है, तो कई बार फर्में मिलकर भी कीमत तय करने की कोशिश करती हैं ताकि प्रतिस्पर्धा कम हो सके, परंतु ऐसा समझौता अक्सर टूट जाता है क्योंकि कुछ ना कुछ गुपचुप तरीके से दूसरी फर्म अपना मुनाफा बढ़ाने की कोशिश करती ही रहेगी, है ना। देखा, अगर आपको मान लो कुछ खरीदना है, फॉर एग्जाम्पल कि आपको कोई टेबल खरीदनी है मान लो, ठीक है, तो आप उसको अलग अलग वेबसाइट्स पे कंपेयर करोगे तो आपको कहीं ना कहीं वो थोड़ी सस्ती मिल ही जाएगी, क्योंकि कंपनीज हमेशा अपना मुनाफा बढ़ाने की कोशिश करती हैं। तो अर्थशास्त्री इस स्थिति को गेम थ्योरी से समझाते हैं। इसमें क्या होता है कि हर फर्म अगले कदम का अनुमान लगाकर निर्णय लेती है, पर सही अनुमान लगाना भी कठिन हो जाता है। जैसे कि मान लो कि दो हम देख सकते हैं, एक अमेजोन को ले लो और एक ले लो आप फ्लिपकार्ट को। तो अमेजोन को पता है कि ये फ्लिपकार्ट ना दिवाली पे पक्का सेल लगाएगा, तो उसके टाइमिंग के अकॉर्डिंग वो भी सेल को घोषित कर देगा या उससे पहले ही सेल लगा देगा, ताकि वो लोग जो फ्लिपकार्ट पे दिवाली सेल में लेने वाले थे वो अमेजोन से पहले ही खरीद लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगले कदम का अनुमान लगाकर निर्णय लिया जा रहा है, ठीक है। तो निष्कर्ष में हम बता देंगे कि अल्पाधिकारी बाजार में परस्पर निर्भरता का मतलब है कि एक फर्म का निर्णय अन्य फर्मों के निर्णयों को सीधे प्रभावित करता है। इसी कारण अल्पाधिकारी बाजार में स्पष्ट, स्थिर और दीर्घकालिक संतुलन बनाना कठिन हो जाता है। फर्मों के बीच निरंतर कार्यवाही प्रतिक्रिया बाजार को हमेशा गतिशील और अनिश्चित बनाकर रखती है। सो गाइज, आई होप कि आपको पार्ट 1 का सारा मटेरियल समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप हमारे पार्ट 2 के वीडियो का वेट कर सकते हैं। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट करके बताना। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप हमारी वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करिए एक बार अगर आप चाहते हैं गेस्ट पेपर्स को परचेज करना। आपके सारे सब्जेक्ट कोड्स के गेस्ट पेपर्स हमारे वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे।